हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का लेक्चर 3 के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहला सेंट्रली एक्टिंग रिलैक्सेंट के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जो सेंट्रली एक्टिंग रिलैक्सेंट ड्रग्स है वो किस तरह से वर्क करता है जिसके बारे में जानेंगे। फिर बात करेंगे बेंजोडाइजापाम्स के बारे में, जैसे डायजापाम किस तरह से वर्क करता है, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं और इसका क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे बैक्लोफेनम, मेफेजेइन एंड टाइजाडाइन के बारे में, इन सभी ड्रग्स के बारे में भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि सेंट्रली एक्टिंग जो रिलैक्सेंट ड्रग्स है उसका यूज कहां कहां पे करते हैं जिसके बारे में जानेंगे। फिर ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लोकल मसल स्पाज्म, जो अगर कोई एक्सीडेंट, ट्रॉमा, ये सब के कारण से अगर स्पाज्म कर जा रहा है मसल्स, तो उन सभी में कौन सा कॉमनली ड्रग्स यूज करेंगे, इन सभी के बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट में बात करूंगा कि जैसे कि कोई भी ड्रग्स वगैरह अगर हम देते हैं तो नर्सिंग कॉम्प्लिकेशन मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या मॉनिटर करना पड़ता है, इन सभी के बारे में बात करूंगा। अगर फ्रेंड्स हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज बैक का लेक्चर 1 और 2 को जरूर देखें ताकि आपको समझ में ज्यादा से ज्यादा आए। तो चलिए मैं यहाँ स्टार्ट करने से पहले पीछे का जो कुछ पॉइंट्स है उन सभी के बारे में रिव्यू कर देता हूं ताकि आपको भी समझने में इजी हो और हमें समझाने में इजी हो। सबसे पहला बात करते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कहते किसको है। वैसा ड्रग्स जो हमारे मसल स्टोन को रिड्यूस कर देता हो, और चाहे वो जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो उसको ब्लॉक करके, या फिर जो हमारा सेरेब्रो स्पाइनल एक्सिस है उसको वहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म के द्वारा अगर वहां के जो मसल स्टोन है उसे अगर रिड्यूस कर देता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स बोलते हैं। तो ये क्या, यहां पे हम बात करते हैं कि टोन के बारे में। मसल स्टोन कहते किसको है कि जो मसल्स है उसका जो नॉर्मली फंक्शन एक्टिविटी है उसको क्या कर देना, स्टॉप कर देना। अगर वहां का एक्टिविटी वगैरह ही अगर करना बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो भी हमें दिखते हैं वो नहीं हमें फील होगा, पेन ये सब एराइज नहीं होगा। तो चलिए इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पीछे लेक्चर में मैंने बताया था कि जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है उसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो ड्रग्स एक्ट ऑन पेरिफेरी, जो ड्रग्स पेरिफेरी वर्क करता है उसको बारे में, और दूसरा क्लासिफाई किया ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रली, वैसा ड्रग्स जो डायरेक्ट सेंट्रली हमारे ब्रेन पे पास जाकर अगर वो जो वर्क करता है वैसे ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन आता है, डायजापाम, बैक्लोफेन, मेफेजेसिन एंड टाइजानिडाइन, ये सभी ड्रग्स हैं जो सेंट्रली एक्शन करते हैं। बात करते हैं कि जो डायरेक्ट एक्टिंग पेरिफेरल जो था इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला डायरेक्ट एक्ट ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास में, एंड डायरेक्ट ऑन द मसल्स, जो डायरेक्ट मसल्स पे जाके वर्क करता हो या फिर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उस पे जाकर अगर वर्क करता है, तो ये 2 क्लासिफाई किया गया। डायरेक्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, कंपटिटिव ब्लॉकर एंड डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। कंपटिटिव ब्लॉकर्स जो पूरी तरह से ब्लॉक कर दे इसी को बोलते हैं कंपटिटिव ब्लॉकर्स बोलते हैं, या फिर नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स बोलते हैं। बात करते हैं डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स के बारे में, ये इसमें आता है सक्सिनाइलकोलिन, डिकैमेथोनियम एंड अदर जैसे कि बोटुलिन, टॉक्सिन। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव में, तो इसको बोलते हैं नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स के नाम से जानते हैं। इसमें आता है टैबोक्यूरियम, पैनाक्यूरियम, एल्कोक्यूरियम एंड एट्रोक्यूरियम, वेनाक्यूरियम और एल्क्यूरोनियम और वेनाक्यूरियम। इन सभी जो ड्रग्स हैं ये सभी किसमें आते हैं, ड्रग्स एक्टिंग एज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जो कंपटिटिव ब्लॉकर्स है उसके ग्रुप्स में आते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं किसमें, हम लोग कंपटिटिव ब्लॉकर्स में मैंने बात किया कि टैबोक्यूरियम, पैनाक्यूरियम, एल्कोक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम एंड वेनाक्यूरियम और एल्कोरोनियम एंड द वेकुरोनियम, ये सभी जो ड्रग्स है जो नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स में आते हैं। सबसे पहला बात करते हैं टोबैकोक्यूरियम के बारे में। ये जो ड्रग्स है जो सबसे बहुत ज्यादा मात्रा में हिस्टामिन रिलीज करता है, जिसके कारण से हाइपोटेंशन में पेशेंट जा सकता है, तो इसलिए इस ड्रग्स का यूज बहुत कम किया जाता है। जितने भी लास्ट में देख रहे थे IUM लगा हुआ था, ये सभी जो जैसे पैनाक्यूरियम, एल्कोक्यूरियम, एट्राक्यूरियम, एल्कोरोनियम, ये सभी जो ड्रग्स है ये सभी अमोनिया ग्रुप में आते हैं। बात करते हैं एट्राक्यूरियम एंड वेनाक्यूरियम के बारे में। ये मोस्टली ज्यादा यूज होने वाले ड्रग्स है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में हिस्टामिन रिलीज
नहीं करता है। तो मैं चलिए जब मैं ड्रग्स इन सभी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं, तो अब फ्रेंड्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कुछ कुछ के जान लेते हैं। तो सबसे पहला हम जानते हैं कि जो क्यूरेर था उसको साउथ अमेरिकन इंडियंस थे जो यूज किस में करते थे, वो अपने जो एरो थे तीर के ऊपर में क्या करते थे, उस पॉइजन को लगाते थे, जिससे अगर कोई एनिमल्स वगैरह को मार देता तो जिस पार्ट में उसको चोट लगता था वो क्या होता था, पैरालाइसिस उसे मार देता था। फिर बात करते हैं कि डी ट्यूबरक्यूलिन है, ये किससे प्राप्त होता था, डी ट्यूबरक्यूलिन या प्लांट था कोनोडोडेड्रम, कोनड्रोडेड्रम या टोमेस्टोजम, यह एक प्लांट है जिससे यह डी ट्यूबरक्यूलिन प्राप्त होता था। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला हम ड्रग्स में जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग जो ब्लॉकर्स थे जिसके बारे में बात करते हैं। तो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स क्या, ये क्या, जैसे कि न्यूरॉन्स का ये माने ये नीचे वाला पार्ट्स है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एसिटाइल कोलिन होता है, तो ये क्या होता है रिलीज यहां से निकलता है। तो क्या हम लोग जानते हैं कि हर एक चीज के लिए क्या होता है अपना अपना रिसेप्टर होता है, वहीं पे जाकर वो रुकता है। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो निकोटोनिक रिसेप्टर है जो एसिटाइल कोलिन को रिसीव करता है, और जो निकोटोनिक रिसेप्टर क्या करता है या न्यूरोट्रांसमीटर की तरह से वर्क करता है, यानी कोई भी इंपल्सेस वगैरह है उसको ब्रेन या तो ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, या फिर जो ब्रेन से मैसेज आता है उसको हमारे कोई भी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है। ये निकोटोनिक रिसेप्टर है, वही क्या करता है एसिटाइल कोलिन को अपने पास लाता है और एक ऐसा वर्क करता है न्यूरोट्रांसमीटर की तरह या वर्क करता है। तो ये क्या होता है, जो यहाँ पर जो रिसेप्टर दिख रहे हैं, यहाँ पर जो ट्यूबरक्यूलिन है ये जाकर यहाँ पर पहुंचकर बाइंड कर जाता है, और क्या होता है जो एसिटाइल कोलिन है वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाता है, जिससे क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो ये कोई भी सिग्नल्स वगैरह है वो हमारे ब्रेन के पास तक या फिर हमारे ऑर्गन के पास तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से हमें कोई भी चीज वहां का फीलिंग वगैरह नहीं होता है, नहीं पेन का, और नहीं कोई भी चीज करते हैं तो वहां का फीलिंग नहीं आता है। तो इसका यूज करते थे और इसीलिए इसको क्या बोलते थे हम लोग, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स बोलते थे, यहाँ पर डायरेक्ट जाकर वर्क करता था। अब बात करते हैं एक मैकेनिज्म जानते हैं नॉन डिपोलराइजिंग के बारे में। ये तो जान गए नॉन डिपोलराइजिंग। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स डिपोलराइजिंग के बारे में, जिसमें कौन आता था, सक्सिनाइल कोलिन के बारे में बात करेंगे। सक्सिनाइल कोलिन क्या करेगा, यह भी सेम जाकर निकोटेनिक रिसेप्टर्स था वहां पर जाकर बाइंड करेगा और जो मेम्ब्रेन है उसको डिपोलराइजेशन करवाएगा। डिपोलराइजेशन करवाने का मतलब क्या होता है कि जो आयंस होते हैं उसको क्या करवाना, निकालना, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिपोलराइजेशन बोलते हैं। तो जो ये रिसेप्टर के पास में जो आयंस है जो क्या करता हो, एसिटाइल कोलिन को रिसीव करता हो, उसी को क्या कर देता है, उसी को वो रिलीज कर देता है, जिसके कारण से परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन हो जाता है और फ्लैसिड पैरालाइसिस मार देता है। फ्लैसिड पैरालाइसिस कहने का मतलब क्या हुआ कि बिना ट्रॉमा एनी रीजन के कारण से अगर आपका कोई ऑर्गन्स है वो अगर वर्क करना बंद कर देता है तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्लैसिड पैरालाइसिस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहां तक मैंने पिछले लेक्चर में ये सभी के बारे में मैं बात कर चुका हूं। अगर फ्रेंड्स अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप बैक के लेक्चर को जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स अब बिना देर किए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला आज हम बात करेंगे सेंट्रली एक्टिंग रिलैक्सेंट। अब हम बात करते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट के बारे में। सेंट्रली एक्टिंग रिलैक्सेंट मसल्स ड्रग्स क्या है कि दिस ड्रग्स एक्ट ऑन द हायर सेंटर एंड कॉज मसल्स रिलैक्सेशन विदाउट लॉस ऑफ consequence, they also have the sedative properties। क्या बोला गया कि ये ऐसा ड्रग्स है जो कहां पर बात करता है, हायर सेंटर पर यह वर्क करता है, जो क्या करता है, जो मसल्स, यह भी मसल्स रिलैक्सेशन करता है, लेकिन कॉन्शियसनेस में जैसे कि बाकी सब जो ड्रग्स थे वो क्या करते थे, पैरालाइसिस मार दे रहे थे। जो नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स थे, फिर जो डिपोलराइजिंग ड्रग्स थे जिसके बारे में क्या जानेंगे, कोई भी जैसे ऑर्गन्स वगैरह है उसमें क्या हो रहा था कि वो मसल स्टोन्स को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा था। कैसे कि जैसे कि कोई वहां पे हम जाने थे कि जैसे कि हम ड्रग्स जो दे रहे थे वो क्या होता, निकोटेनिक सेंटर के पास में नहीं जा पा रहा था, वहां पे वो जो ड्रग्स था वहीं उस सेंटर में पहुंच जा रहा था, जिसके कारण से आयंस को रिलीज कर दे रहा था, और रिलीज करने के कारण से क्या हो रहा था, पैरालाइज्ड हो जा रहा था। तो इसके बारे में हम लोग जाने थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे हायर सेंटर जैसे स्पाइनल रिफ्लेक्स हो गया वहीं पे जाके यह वर्क करता है, जिसके कारण से मसल्स रिलैक्सेशन के तरह या वर्क
करता है बिना कॉन्शियसनेस लॉस किए हुए। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि यह किस तरह से वर्क करता है। तो जो सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट है ये क्या करता है, डिप्रेस आवर स्पाइनल पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एंड क्या करता है, ये जो हमारे स्पाइनल है उसके पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स को क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है। मैंने अभी बताया था कि स्पाइनल रिफ्लेक्सेस वगैरह होते हैं उसको क्या करता है, डिप्रेस कर देता है एंड जिसके कारण से क्या होता है, जो मसल स्टोन है वो अपने आप डिक्रीज कर जाता है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, अगर आपको पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स के बारे में पता हो तो अब समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम अभी बात करते हैं पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स किसे बोलते हैं एंड मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स किसे बोलते हैं, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उससे पहले बात कर लेते हैं बेंजोडाइजापाइन्स के बारे में कि बेंजोडाइजापाइन्स में डायजापाम आता है, इसको हम लोग एंटीसेप्टिक एक्टिविटी के रूप में इसका हम यूज करते हैं। जैसे अगर कोई भी मसल्स वगैरह स्पाज्म कर गया होगा कोई भी रीजन में, तो किसके कारण से, कोई भी ट्रॉमा वगैरह के कारण से अगर मसल्स स्पाज्म कर जाता है तो उस टाइम में हम लोग क्या देते हैं, डायजापाम का यूज। तो फ्रेंड्स बात करते हैं मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स के बारे में। ये क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ओनली 2 न्यूरॉन्स, 1 सेंसरी एंड 1 मोटर। बोला गया कि मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है उसमें 2 ही न्यूरॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक मोटर न्यूरॉन्स और एक सेंसरी न्यूरॉन्स। मैंने मोटर न्यूरॉन्स किसे कहते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स किसे कहते हैं, पूरे नर्वस सिस्टम के बारे में भी लेक्चर बनाया हूं, प्लीज आप उसे जाकर देखें ताकि आपको बहुत अच्छे से नॉलेज को भी आप गेन कर सके। सेंसरी न्यूरॉन्स कहने का मतलब कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स से जो सेंसेशन, जो इंपल्सेज, मैसेज वगैरह हमारे ब्रेन तक पहुंचता है उसको हम लोग सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं, और जो हमारे ब्रेन से ऑर्गन्स तक जो सिग्नल जाता है उसको क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो वही बोला गया कि जो मोनोसिनेप्टिक न्यूरॉन्स है उसमें एक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और एक सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। बिकॉज द न्यूरल transmission at the synapse takes sometimes of the more synapse encountered in the reflex pathway, the more time takes to after reflex। बोला गया क्या कि जैसे कि अगर जो न्यूरल ट्रांसमिशन होता है सिनेप्स में, वो समटाइम क्या होता है कि वो इनकाउंटर्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है रास्ता में, जिसके कारण से बहुत बार रिफ्लेक्ट देखने को मिलता है रिफ्लेक्सेज, और बहुत बार रिफ्लेक्सेज ना भी देखने को मिलता है। तो इसलिए कितने रहते हैं, 2, एक न्यूरॉन्स है, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो एक ब्रेन से ऑर्गन तक पहुंचाता है और एक ब्रेन से ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। अब बात करते हैं पॉलीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स के बारे में कि पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्रॉम द सोमैटिक सेल after the neurons or the nerve by at least the connecting neurons in the spinal cord। मैंने क्या बोला था कि इसमें साइनेप्स थे, साइनेप्स किसको बोलते थे, मोनो जब रिफ्लेक्स में बता रहा था सिनेप्टिक, तो साइनेप्स के बीच में, साइनेप्स क्या होता है, 2 न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। तो वहां से जो इंपल्सेज जो आते रहते हैं रिफ्लेक्सेज, वो क्या होता है, बीच में इनक्रैप्ट कर जाता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण से बहुत टाइम में रिफ्लेक्स देखने को मिलता है और बहुत टाइम में रिफ्लेक्सेस क्या होता है, वो अफेक्ट नहीं होता है। तो ये तुमको बताया गया। फिर बात किएगा, मैं अभी बात कर रहा था किसके बारे में, कि ये पॉलीसिनेप्टिक के बारे में, कि इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज का, वो चाहे कोई इलेक्ट्रिकली या तो सोमैटिक सेल के द्वारा या फिर एफरेट न्यूरॉन्स या फिर कोई एक भी एटलीस्ट कोई भी एक न्यूरॉन्स के द्वारा जो हमारे स्पाइनल कोड से कनेक्टेड है, अगर उससे के द्वारा अगर इंपल्सेस ट्रांसमिट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स बोलते हैं, तो रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो मैंने जो अभी ड्रग्स जो बताया था मैकेनिज्म, उसमें क्या था कि इसी को पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स को क्या कर रहा था, डिप्रेस कर दे रहा था, यानी जो स्पाइनल कोड के द्वारा जो हमारे न्यूरॉन्स जो उसके द्वारा इंपल्सेस वगैरह जो जा रहे हैं, उसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण से कोई भी हमें सेंसेशन वगैरह, पेन वगैरह रियलाइज नहीं होता है। तो अब तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं बैक्लोफेन के बारे में। बैक्लोफेन क्या है, या मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एंड पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, या दोनों पे क्या करता है, वर्क करता है। तो ये क्या हुआ कि जैसे इन द स्पाइनल, जो हमारे स्पाइनल कोड में जो क्या होता है, एक होता है मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है जिसमें एक मोटर और एक सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों होते हैं, और एक क्या होता है जो इसमें मैंने बताया कोई भी न्यूरॉन्स वगैरह हो हमारे स्पाइनल कोड से कनेक्टेड होता है,
तो उन सभी पे ये वर्क बैक्लोफेन वर्क करता है, यानी उसको डिप्रेस करने का काम करता है। डिप्रेस करने के कारण कोई भी इंपल्सेज या फिर कोई भी रिफ्लेक्स वगैरह अब हमारे ब्रेन के पास नहीं पहुंच पाएगा, या फिर ब्रेन से हमारे ऑर्गन के पास नहीं पहुंच पाएगा, जिससे हमें कोई भी फील सेंसेशन वगैरह नहीं होगा। इट रिलीव्स पेनफुल सेंसेशन या पेनफुल स्पाज्म इंक्लूडिंग फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर स्पाज्म एंड मे इंप्रूव ब्लडर और बोवेल फंक्शन पेशेंट विद द स्पाइनल लेशन। देखो फ्रेंड्स, मैं यहां पर बोला गया कि ये क्या करता है, रिलीव करता है पेनफुल स्पाज्म, जो बहुत ही ज्यादा पेन कर रहा हो वैसे स्पाज्म से भी यह रिलीव कर देता है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हमारे दोनों रिफ्लेक्स थे, चाहे हमारे वो पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स थे या मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, दोनों पे यह जाकर वर्क करता है। इसलिए कोई भी स्पाज्म जो पेनफुल होता है उसको अच्छे तरह से रिलीव कर देता है, चाहे वो फ्लेक्सर हो या फिर एक्सटेंसर स्पाज्म हो। एक्सटेंसर स्पाज्म कहने का मतलब जब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी के कारण से कोई भी हमें पेन वगैरह होता हो, उसको क्या बोलते हैं, स्पाज्म होता हो, उसको एक्सटेंसर स्पाज्म बोलते हैं। और जैसे कि हम लोग हाथ पैर वगैरह कभी कभी मोड़ने के कारण क्या होता है, स्पाज्म हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर स्पाज्म बोलते हैं। तो कभी फ्लेक्सर और एक्सटेंसर स्पाज्म में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये क्या करता है कि जैसे कोई भी पेशेंट है, अगर वो स्पाइनल लेशन, स्पाइनल में कोई भी चोट वगैरह के कारण से अगर बेड रेस्ट पे है, तो उसका जो बोवेल फंक्शन है और ब्लडर है, ये दोनों भी फंक्शन बहुत अच्छा से करने लगता है। इसलिए बैक्लोफेनिया ज्यादातर यूज होते हैं। बात करते हैं कि इट जनरली यूज्ड ओरली, इसको ओरली दिया जाता है। It should gradually withdraw after the prolonged abrupt withdrawal cause anxiety, palpitation and hallucination। बोला गया कि जो बैक्लोफेन है, इसको अगर आप लंबे टाइम तक अगर आप यूज करते हैं तो क्या करें, इसको ग्रेजुअली इसको छोड़ना। ये नहीं कि एब्रप्ट आप खा रहे हैं अचानक से स्टॉप कर दिए। अगर आप एब्रप्ट अचानक से छोड़ेंगे तो जिसके कारण से एंजाइटी हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, हैलुसिनेशन, यानी कोई भी चीज जैसे कि अभी खाना खाए हो लेकिन लगता है हम अभी खाना नहीं खाए, इस तरह का फीलिंग आता है, उसी को क्या बोलते हैं, हैलुसिनेशन बोलते हैं। इसके साइड इफेक्ट में ड्राउजीनेस और एटेक्सिया देखने को मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर से मैं रिव्यू कर दे रहा हूं कि मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स उसको बोलते हैं कि जिसमें यह दो प्रकार का सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, एक मोटर और एक न्यूरॉन्स, जो क्या करता है, जो हमारे साइनेप्स हैं उसमें जैसे कोई भी रिफ्लेक्स वगैरह आते रहते हैं तो उसको जल्दी से पहुंचाने का काम और या फिर ब्रेन से ऑर्गन्स तक लाने का काम ये करता है। क्योंकि बहुत सारे रिफ्लेक्स है जो क्या हो जाते हैं, इनकाउंटर्ड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं साइनेप्स में, जिसके कारण से यह दो प्रकार के अथी है जो प्रेजेंट होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो मैंने बताया, एक सेंसरी न्यूरॉन्स और एक मोटर न्यूरॉन्स, दो प्रकार का न्यूरॉन्स पाया जाता है। बात की पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स के बारे में कि ये क्या करता है, जो हमारे जो स्पाइनल कोड है या फिर इसमें से कोई भी न्यूरॉन्स वगैरह जो कनेक्टेड है, तो वो सभी को क्या करता है, वहां पे जाकर यह वर्क करता है। और यानी यह जो मैंने जो ड्रग्स बताया था जैसे बैक्लोफेन के बारे में, जो बैक्लोफेन है या पॉलीसिनेप्टिक और मोनोसिनेप्टिक, ये दोनों जो रिफ्लेक्स है वहां पर जाकर यह अपना फंक्शन करता है, उसी रिफ्लेक्स को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण से हमें कोई भी सेंसेशन फील वगैरह नहीं होता हो। बैक्लोफेन के बारे में बताएं कि यह बहुत ही जल्द, कितना भी डिफिकल्ट स्पाज्म हो उसको क्या करता है, बहुत ही अच्छे से रिलीव कर देता है पेनफुल स्पाज्म को। क्योंकि ये और जो क्या, जैसे कि फ्लेक्सर और एक्सटेंसर स्पाज्म हो, जैसे स्पाइनल इंजरी हो या फिर हाथ पैर में किसी प्रकार का स्पाज्म हो गया हो, तो यह बैक्लोफेन के द्वारा ठीक कर दिया जाता है। सेकंड मैंने बताया कि अगर स्पाइनल इंजरी से अगर कोई पेशेंट अगर बेड रेस्ट पे है तो उसको बोवेल मूवमेंट और ब्लैडर को इंप्रूव करने के लिए बैक्लोफेन का यूज किया जाता है। फिर मैंने बताया कि अगर बैक्लोफेन का अगर यूज हो रहा है तो अगर लंबे समय से ले रहे हैं तो उसे अचानक से नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर अचानक से छोड़ने के कारण से आपको एंजाइटी, हैलुसिनेशन वगैरह देखने को मिलेगा। मैंने बात किया साइड इफेक्ट के बारे में, ड्राउजीनेस और एटेक्सिया यह देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत है, आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी लेक्चर की जरूरत हो तो हमारे कमेंट करें, मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो लाकर मैं आपको दूंगा, तो प्लीज आप हमें टॉपिक दें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं
मेफेनिज्म के बारे में। मेफेनिज्म क्या है, इसका यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जिसके कारण से इसका यूज नहीं किया जाता है। बात करते हैं कैरिसोप्रोडोल, मेथोकार्बोमोल, क्लोरोजोजोन are used in the acute muscle spasm caused by the trauma. All of them caused a spasm. बोला गया क्या कि जो ये सभी जो ड्रग्स देख रहे हैं, कैरिजोप्रोडोल हो गया या फिर मेथोकार्बोमोल हो गया, ये सभी ड्रग्स का यूज करते हैं एक्यूट मसल स्पाज्म में हम लोग यूज करते हैं। या किसके कारण से हो रहा हो, ट्रॉमा वगैरह के कारण से अगर स्पाज्म हो रहा है तो उस केस में हम लोग किसका, इन सभी ड्रग्स का यूज करते हैं। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स। जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स है इसका कहां कहां पे यूज करते हैं जिसके बारे में जानते हैं। तो मसल स्केलेटल डिसऑर्डर, जो मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि मसल्स स्ट्रेन, स्प्रेन, माइलेगेलिया, लो बैकेज, अर्थराइटिस, ऑल कॉज द पेनफुल स्पाज्म। इन सभी डिजीज के कारण से अगर स्पाज्म हो रहा हो तो उस केसेज में हम लोग मसल रिलैक्सेंट का यूज करते हैं जो कि एनाल्जेसिक के साथ में दिया जाता है। अब बात करते हैं टेटनस के कंडीशन में हम लोग डायजापाम को इंट्रावेनसली देते हैं। फिर बात करते हैं ऑर्थोपेडिक, जब कोई भी प्रोसीजर वगैरह होता है तो रिडक्शन में भी डर, इसको जब खत्म करने के लिए डायजापाम को एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के बारे में। अगर फ्रेंड्स पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।